हेलो एवरीवन। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झालावाड़ की तरफ से मैं अब्दुल्ला कंसारी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन को शुरू करने जा रहे हैं। इस सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है इंडक्शन मोटर, उसकी शुरुआत हम आज करेंगे। तो आज के सेशन में हम इंडक्शन मोटर का इंट्रोडक्शन और इंडक्शन मोटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखते हैं कि इंडक्शन मोटर क्या है। इंडक्शन मोटर या जिसे हम प्रेरण मोटर भी बोलते हैं, एक ऐसी मोटर है, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट पर जो ऑपरेट करती है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड जो भी इलेक्ट्रिकल मोटर्स इस्तेमाल की जाती हैं उनमें से 80% जो मोटर है, 80% मोटर वो इंडक्शन मोटर होती हैं, चाहे वो सिंगल फेज़ हो या 3 फेज़ हो। और इसकी वजह ये है कि जो इंडक्शन मोटर होती है वो क्वाइट हैंडी होती हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी कम आती है, मेंटेनेंस भी कम मांगती है। उसके साथ साथ इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम आती है और ये इस्तेमाल करने में भी आसान है। इसलिए इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल वर्ल्ड वाइड बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। इंडक्शन मोटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रिकल मोटर यूज्ड इन मोस्ट एप्लीकेशंस, चाहे वो पेपर इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर हो, मेट्रोज़ वगैरह में, मेट्रो रेलवेज़ वगैरह में जो मोटर इस्तेमाल की जाती है वो भी अब इंडक्शन मोटर हो गई। ठीक है, इंडक्शन मोटर को की स्पीड कंट्रोलिंग और टॉर्क कंट्रोलिंग काफ़ी आसान होती है बजाय दूसरी मोटर्स के, इसलिए मोस्ट एप्लीकेशंस में हम इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। दिस मोटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज असिंक्रोनस मोटर। असिंक्रोनस मोटर, इस इंडक्शन मोटर को असिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है। सिंक्रोनस और अनसिंक्रोनस मोटर क्या होती है इनके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सिंक्रोनस मोटर वो होती है जो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करती है। ठीक है, और असिंक्रोनस मोटर वो होती है जो अदर देन सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करती है, या उसकी स्पीड अदर देन सिंक्रोनस स्पीड होती है। ठीक है ना, तो जो इंडक्शन मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर रोटेट करती है, इसलिए इसे असिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड इज द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। किसकी? स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन अ रोटरी मशीन। जो मशीन का रोटरी, जो भी रोटरी मशीन होती है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड होती है, और ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल ऑफ द मशीन। ठीक है, और जो सिंक्रोनस स्पीड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन एस से। तो एन एस बराबर 120 एफ अपॉन पी है। तो यहाँ पर जो एफ है वो है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि जो सप्लाई हमने दी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो, और नंबर ऑफ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर पी, यानी कि उस मशीन के अंदर कितने पोल बनाए गए हैं। ठीक है, उससे एन एस जो सिंक्रोनस स्पीड है वो निकल के आती है। ठीक है, इसके बाद एन इंडक्शन मोटर ऑलवेज रन एट ए स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। इंडक्शन मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा कम स्पीड पे ही रोटेट करती है। इसकी वजह क्या है? जो इंडक्शन मोटर है वो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर डिपेंड करती है। इसमें केवल एक ही सप्लाई दी जाती है जो कि स्टेटर को दी जाती है। स्टेटर पार्ट को जब हम सप्लाई देंगे उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड मोटर के रोटर के साथ लिंक करेगा और उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगा, जिसके फलस्वरूप जो लेंज लॉ है दैट सेज दैट जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड अपोजेज इट कोज, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है वो अपनी जनरेशन के कोज का अपोज करता है। तो इस वजह से जो रोटर है वो रोटेट करने लगेगा उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इस तरह से रोटेट करेगा वो कि वो जो
चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो उस वजह से जो रोटर है वो इसके साथ में रोटेट करने लग जाता है, ठीक है। और वो जो रोटर की स्पीड है वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड को अचीव नहीं कर पाती। उसकी वजह ये है बिकॉज द लैगिंग ऑफ फ्लक्स करंट इन द रोटर, जो करंट रोटर में डेवलप हुआ है वो स्टेटर करंट से हमेशा लैगिंग कंडीशन में रहता है। इस वजह से भी जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड को कभी भी अचीव नहीं कर पाता है। इसी वजह से हम इस मोटर को असिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। बाकी इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो मोटर है इसमें इसकी जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है, ऑपरेशन पार्ट है, कंस्ट्रक्शन में स्टेटर और रोटर जो आता है वो एंड द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन जो इसका है मोटर का, ये सब चीज़ें हम इसमें आगे बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम अब जो हमारा BTR का जो सिलेबस है उसमें टॉपिक वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय 2 फेज सप्लाई और 3 फेज सप्लाई। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि 3 फेज सप्लाई से स्टेटर वाइंडिंग में जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होता है, किस तरह से डेवलप होता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट लेंगे हम विद द 3 फेज सप्लाई। जब हमारे पास 3 फेज सप्लाई अवेलेबल है तो उससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अज्यूम करके चलेंगे कि जो हमारी 3 फेज सप्लाई है वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब ऑल द 3 फेज आर 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि हर जो तीनों फेज है आपस में परस्पर एक दूसरे से 120 डिग्री की पर 120 डिग्री पर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थ्योरी बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसकी जो थ्योरी है उसको हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले इमेजिन करेंगे स्टेटर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मोटर वेयर 3 फेज वाइंडिंग इज फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टेटर कोर। जो स्टेटर है, ठीक है, मोटर का जो स्टेटर पार्ट है उसमें जो वाइंडिंग है जिनको हम 3 फेज सप्लाई देने वाले हैं वो 3 फेज वाइंडिंग जो है उनके जो तीनों फेज है वो एक दूसरे से 120 डिग्री पर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। 120 डिग्री की जो उनकी मैकेनिकल डिस्टेंस होगी, ठीक है। पहला अगर मान लो पहला फेज 0 डिग्री पर है तो उस दूसरा फेज उससे 120 डिग्री आगे जाकर हम उसको स्थापित करेंगे और देन जो तीसरा फेज है अगेन 120 डिग्री आगे जाकर हम उसको स्थापित करेंगे। तो इस तरह से उसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया है स्टेटर में हमने, तो तीनों वाइंडिंग को हमने 120 डिग्री पर अपार्ट पर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से फिगर में RY भी हमको दिखा रखा है। फाई आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है फ्लक्स इन द R फेज, देन फाई वाई रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लक्स इन द Y फेज एंड 5B रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे फ्लक्स इन द B फेज, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो करस्पॉन्डिंगली जो इनमें इन वाइंडिंग में करंट है उसके साथ फेजल है, कोफेजल है, ठीक है। तो रेड R फेज में जो करंट है उसकी वजह से जो जनरेट हो रहा है वो फ्लक्स वो उसको हम फाई आर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और करस्पॉन्डिंगली बाकी और फ्लक्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो ये जो एक फिगर में जो दर्शाया गया है यहाँ पर हमने जो वाइंडिंग है स्टेटर की वाइंडिंग उसको 120 डिग्री पर डिस्ट्रीब्यूट में यहाँ पर एक दूसरे से सेपरेट करके डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ऑल्दो द वेक्टर सम ऑफ 3 करंट इन ए बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम इज 0। हम देखते हैं कि जब तीनों फेज करंट को एक पॉइंट पर ला करके जब हम मिलाते हैं, जो न्यूट्रल पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर जो वेक्टर सम आता है करंट का वो क्या होता है, 0 होता है या 0 होता है। बट द रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट इज नॉट 0। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इनका जनरेट हो रहा है उसका जो रिजल्टेंट है वो 0 नहीं होगा, रादर इट विल हैव ए कांस्टेंट नॉन जीरो वैल्यू, और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जो नॉन जीरो होगी, यानी कि 0 नहीं होगी। और वो जो वैल्यू है उसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ ये उस स्पेस में स्टेटर फ्रेम का जो पेरीफेरी है स्पेस है उसमें ये रोटेट करेगा। किस तरह से रोटेट करेगा उसको हम आगे देखते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द करंट इन ईच फेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन गिवन बिलो, ठीक है। तो फाई आर, जो फाई आर है रेड फेज जो है, आर फेज जो है
उसका जो फ्लक्स है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई एम साइन ओमेगा टी, ठीक। वाई फेज का फ्लक्स उसको हम करेंगे फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, यानी कि जो आर फेज है उससे वाई फेज का फ्लक्स 120 डिग्री पीछे है। अगेन फाई बी या बी फेज का जो है फ्लक्स वो माइनस 240 डिग्री पीछे, यानी कि जो आर फेज है उससे तो 240 डिग्री पीछे है, और जो वाई फेज है उससे कितना हुआ 120 डिग्री पीछे हुआ, ठीक है। तो ये आपस में तीनों परस्पर 120 डिग्री एक दूसरे से पीछे, ठीक है, हैं, सेपरेटेड हैं, ठीक है। वेयर फाई आर फाई वाई एंड फाई बी आर द इंस्टेंटेनियस फ्लक्स, जो फाई आर फाई वाई और फाई बी यहाँ पर फ्लक्स की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू रेड येलो एंड ब्लू फेज वाइंडिंग। और फाई एम जो है वहाँ पर मैक्सिमम या एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है फ्लक्स वेव का वो है यहाँ पर। द फ्लक्स वेव इन द स्पेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन बिलो, ठीक है। तो अब ये जो फ्लक्स वेव है उनको हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप जो रेड कलर का जो वेव बनी हुई है वो हमारी रेड फेज या आर फेज के जो फ्लक्स है उसको रिप्रेजेंट कर दिए। अगेन जो येलो वेव है, येलो तरंग है, वो हमारे वाई फेज के फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि 120 डिग्री पीछे से स्टार्ट हो रहा है, या पीछे बोल सकते हैं, या उससे 120 डिग्री आगे जाकर के 240 डिग्री आगे जाकर के स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सॉरी 120 डिग्री आगे जाकर के स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली जो ब्लू फेज है वो इसी तरह से 240 डिग्री से आगे जाकर के उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इनके तीनों फेज के बीच में 120, देन अगेन 120 प्लस 120 240, इस तरह से इसका फेजल सेपरेशन है। यहाँ पर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट उसको किया हुआ है। नाउ ऑन द अबव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लक्स वेव वी विल फर्स्ट कंसिडर द पॉइंट ओ या पॉइंट जीरो। यहाँ पर जो पॉइंट जीरो है, यहाँ पर जो पॉइंट जीरो है, ठीक है, इस पॉइंट पर अब हम तीनों जो फ्लक्स है उनकी वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ओमेगा टी है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक। ओमेगा टी की वैल्यू जो जीरो है, जब हम तीनों फेजेस के जो फ्लक्स है उसमें वैल्यू हम पुट करेंगे तो फाई आर इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी की हम जगह हमने पुट किया जीरो, तो जो रेड फेज या आर फेज का जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर शून्य, ठीक है। इसी तरह से वाई फेज की में जब ओमेगा टी की वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे तो हो जाएगा फाई एम साइन माइनस 120 डिग्री, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस √3/2 फाई एम। सिमिलरली बी फेज में जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2 फाई एम, ठीक है। तो ये तीनों जीरो, माइनस √3/2 फाई एम और प्लस √3/2 फाई एम, जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर सम, वेक्टर डायग्राम में, ठीक है। तो ये जो आर वाई बी था, इस तरह से हमारा आर वाई एंड बी, ये जो एक्चुअल हमारा फेज था, जीरो ओमेगा टी इक्वल टू जीरो पे जो वैल्यू आई है करस्पॉन्डिंगली हम उसको प्लॉट करेंगे तो आर की वैल्यू तो जीरो है, शून्य है, तो वो यहाँ पर शून्य हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वाई फेज की वैल्यू है -√3/2, ठीक है। तो ये माइनस यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसके, और इसकी √3/2 इसकी जो है एम्पलीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। तो इसकी जो लंबाई है वेक्टर की वो √3/2 फाई एम के बराबर होगी, और माइनस जो वाई फेज है उसके जस्ट अपोजिट आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से ब्लू फेज में जो है वैल्यू आएगी √3/2 फाई एम, ठीक है। तो ये हम करस्पॉन्डिंगली इसको √3/2 फाई एम पर इसको ड्रॉ कर देंगे। नाउ जब हम इसका वेक्टर सम निकालेंगे, ठीक है, वेक्टर सम जब हम निकालेंगे तो इसका वेक्टर सम जो निकल के आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर वो आएगा इस डायरेक्शन में, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और उसकी वैल्यू आएगी फाई आर बराबर 1.55 एम, ठीक है। रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5 एम, ठीक है। तो ये वैल्यू आई है हमारे पास कांस्टेंट, और उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड में, ठीक। नेक्स्ट
नाउ द अबोव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने पहले देखा था यहाँ पर, ठीक है, इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है, इस पॉइंट पर ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री अपार्ट। तो हम यहाँ पर अब इस फ्लक्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे π/6 और 30 डिग्री पे, ठीक है। तो जब हम ओमेगा टी की वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे तो रेड फेज का फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी φm sin 30 बराबर 1/2 φm। इसी तरह से वाई फेज का जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू आएगी φm sin -90 यानी कि -5m, और बी फेज का जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 φm, ठीक है। तो इस तरह से तीनों की वैल्यू जब आ गई, अगेन इन तीनों की वैल्यू को हम उसी तरह से वेक्टर पर डायग्राम पर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। द रिजल्टेंट ऑफ द फ्लक्सेस एट दिस पॉइंट इज़ 1.5। अगेन जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 1.5m, सेम मैग्नीट्यूड जो कि कांस्टेंट है 1.5 इंटू 5m आ जाएगा, ठीक है। और जो उसकी पोजीशन है वो रिजल्टेंट फ्लक्स की जो पोजीशन है वो जो प्रीवियस केस था उससे फर्दर 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई। देखिए यहाँ पर पहले जो था हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स वो डाउनवर्ड एकदम बिल्कुल 180 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था। अब जो रिजल्टेंट फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.5, वैल्यू तो 1.5 टाइम्स ऑफ 5m ही है, लेकिन वो 30 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे ही हमारा जो फेजेज में जो करंट है या फ्लक्स है जैसे 30 डिग्री आगे शिफ्ट होता है तो रिजल्टेंट जो फ्लक्स निकल के आ रहा है वो भी इस पेरीफेरी में, इस स्पेस में 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है, ठीक है ना। अगेन हम जो सेकंड पॉइंट है यानी कि ओमेगा टी बराबर 60 डिग्री या π/3, इस पॉइंट पर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम ओमेगा टी की वैल्यू 60 पुट करेंगे तो आर फेज का जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2 φm। सिमिलरली वाई फेज का जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी -√3/2 φm, और बी फेज का जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी sin -180 बराबर 0, ठीक है। अगेन जो ये वैल्यूज़ आई हैं इनको हम इसमें वेक्टर डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो आर फेज का फ्लक्स है वो सेम फेज में है और उसकी वैल्यू कितनी है √3/2 φm, ठीक है। और वाई फेज का जो फ्लक्स है वो -3/2 यानी कि जो एक्चुअल में वाई फेज था उससे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो वो माइनस हो गया और उसकी वैल्यू या एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √3/2 φm, ठीक है। तो ये वाई फेज का हो गया, ये आर फेज का हो गया, और बी फेज का जो है वो 0 है। अगेन जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, वेक्टर सम करेंगे, तो जो मैग्नीट्यूड आएगा उसकी वैल्यू तो रहेगी 1.5 टाइम्स ऑफ 5m, और जो डायरेक्शन है अगेन प्रीवियस डायरेक्शन से जो है वो 30 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जैसे जैसे तीनों फेजेस का जो फ्लक्स है वो 30 डिग्री ट्रेवल कर रहा है, उसी तरह से जो हमारा जो स्टेटर में फ्रेम में जो रिजल्टेंट फ्लक्स आ रहा है वो 30 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट होता जा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो फ्लक्स है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है ना। अगेन इस एक पॉइंट और हमने ओमेगा टी बराबर π/2 या 90 डिग्री जब लेकर के पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है। तो आर फेज के फ्लक्स की वैल्यू 5m हो जाएगी, वाई फेज के फ्लक्स की वैल्यू -1/2 φm हो जाएगी, और बी फेज के फ्लक्स की वैल्यू -1/2 φm हो जाएगी। अगेन इसको हम वेक्टर डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। देन हम देखते हैं कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स आ रहा है वो आर फेज का जो फ्लक्स है उसके कोफेजल हो गया उसके साथ, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है अगेन वही 1.5 टाइम्स ऑफ 5m होगा, और डायरेक्शन जो थी प्रीवियस वाली जो हम तीसरा पॉइंट था उससे 90 डिग्री और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई, है ना। पहले इस पोजीशन पे थी और अब ये
90 डिग्री 30 डिग्री और ऊपर शिफ्ट हो गए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए। तो जैसे जैसे हमारा आर फेज, वाई फेज और बी फेज फ्लक्स मूव कर रहा है, ठीक है, फेज उसका चेंज हो रहा है, तो हमारा जो रिजल्टेंट फ्लक्स आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो उसी तरह से शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन प्रूव दैट ड्यू टू बैलेंस्ड सप्लाई अप्लाइड टू 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग रोटेटिंग और रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेब्लिश्ड इन द स्पेस, ठीक है। जो स्पेस है उसमें एक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवॉल्विंग नेचर का या रोटेटिंग नेचर का स्टेब्लिश हो जाता है, जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो डायरेक्शन है या पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। देखिए यहाँ पर जो एनिमेशन दिया हुआ है इसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ओमेगा टी की वैल्यू कंटिन्यूसली जैसे चेंज हो रही है, हमारा जो रिजल्टेंट फ्लक्स आ रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये कांस्टेंट है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली क्लॉकवाइज शिफ्ट होती जा रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवॉल्व या रोटेटिंग नेचर का यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है। तो थ्री फेज बैलेंस थ्री फेज सप्लाई जब हम स्टेटर वाइंडिंग में देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड 120 डिग्री डिस्ट्रीब्यूटेड जो वाइंडिंग है उसमें जब हम बैलेंस थ्री फेज सप्लाई देंगे तो हमें स्टेटर में एक रिवॉल्विंग या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम चलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू फेज वाइंडिंग। जिस तरह से थ्री फेज वाइंडिंग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हुआ, उसी तरह से टू फेज वाइंडिंग में किस तरह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें प्राप्त होगा। जो टू फेज वाइंडिंग होगी वो आपस में 90 डिग्री एक दूसरे से उनमें जो फेज़ की शिफ्टिंग होती है, ठीक है। एक अगर 0 डिग्री पर है तो दूसरा फेज़ है वो 90 डिग्री या तो आगे होगा या पीछे होगा, तो एक दूसरे से वो 90 डिग्री एक दूसरे से शिफ्टेड रहते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जब बैलेंस टू फेज सप्लाई मान कर चलते हैं, ठीक है। द वेव फॉर्म ऑफ द फ्लक्स इज शोन इन द फिगर, इसमें जो नीचे है फिगर इसमें यहाँ पर वेव फॉर्म दे रखी है फ्लक्स की, एक दूसरे से ये 90 डिग्री अपार्ट है, दो वाइंडिंग है पी क्यू, ये भी जो डिस्ट्रीब्यूटेड है एक दूसरे से 90 डिग्री पर हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। और इनका जो फ्लक्स है वो इस तरह से एक दूसरे से 90 डिग्री अपार्ट है, ठीक है। पॉइंट 1 यहाँ पर जो पॉइंट 1 है इस पॉइंट पर हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 पी की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे 5 पी बराबर एफ एम साइन थीटा या 5 एम साइन थीटा और 5 क्यू बराबर 5 एम साइन थीटा माइनस 90, यानी कि 90 डिग्री हम उसको पीछे लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो जब थीटा की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो पी वाइंडिंग जो है उसका जो फ्लक्स उसकी वैल्यू तो आ जाएगी 0 और क्यू वाइंडिंग उसकी आ जाएगी -5 एम। हम जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी कोस थीटा, ये इसका फॉर्मूला जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर एक दूसरे से रहते हैं तो उसका रिजल्टेंट फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला ये है। तो इस तरह से जब हम उसको वैल्यू निकालेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी, मैग्नीट्यूड निकल के आएगी वो आएगी 5 एम, ठीक है ना। और उसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी वो अभी हम ग्राफ में फिगर में देखेंगे। इसी तरह से पॉइंट 2 पे भी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 5 एम। पॉइंट 3 पे, पॉइंट 4 पे जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू रहेगी 5 एम। और जो पोजीशन है वो किस किस तरह से रहेगी, देखो पहला पॉइंट पर जो 5 एम है माइनस ये पॉइंट 1 है 5 एम, ये माइनस क्यू की वजह से रहेगा क्योंकि 5 पी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट 2 पर 5 ये पी वाइंडिंग है और ये क्यू वाइंडिंग है, इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये यहाँ पर इसको इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। इसी तरह से पॉइंट 3 पर ये डायरेक्शन हो जाएगी, पॉइंट 4 पर ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हमें प्राप्त हो रहा है वो एक रिवॉल्विंग नेचर का या रोटेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर इसमें नीचे जो डायग्राम है इसमें इसको दे रखा है 5 एम देन दिस देन दिस देन दिस, तो ये भी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से टू फेज जो सप्लाई है उससे भी हम एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आज का जो सेशन था उसका कंक्लूजन यही है कि द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय 3 फेज वाइंडिंग एंड 2 फेज वाइंडिंग इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। जब 2 फेज वाइंडिंग और 3 फेज वाइंडिंग को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बैलेंस किस तरह से, जो 3 फेज वाइंडिंग है उसको 120 डिग्री
एंगल पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक दूसरे से, और जो टू फेज वाइंडिंग है उसको 90 डिग्री एक दूसरे से पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे। तो जो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होगा वो रोटेटिंग नेचर का होगा, और उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है इट रोटेट्स एट कांस्टेंट सिंक्रोनस स्पीड, जो उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड होगी, जिसको हमने देखा था 120 F/P इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आज के सेशन का कंक्लूजन था। आज के सेशन में बस इतना ही थे। इससे आगे फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।